नमस्कार राजेश जी, आज के इस नमस्कार। इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा के पद के लिए आपका इंटरव्यू होने वाला है और इस हेतु अक्ष फाउंडेशन के इस पटल पे आज आपका मॉक इंटरव्यू आयोजित किया गया है। तो आप कंफर्टेबल हैं पूरी तरीके से? जी सर जी। चलिए, तो राजेश जी आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे। जी महोदय। महोदय, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का मूल निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई है। तत्पश्चात मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन करवाया और उसके बाद स्नातक हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ पूरा करने के बाद मैंने अपना स्नातक परास्नातक मैंने अपना हिंदी साहित्य से पूरा किया और उसके बाद अनुवाद के लिए मैंने पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से पूरा किया। और मैं पिछले 3-4 सालों से राजभाषा अधिकारी के पद के लिए प्रयासरत हूँ। जी महोदय। राजेश जी, बैंकों में राजभाषा अधिकारी की क्या उपदेयता होती है? महोदय, बैंकों में राजभाषा अधिकारी की यह सबसे बड़ा उनका जो महत्वपूर्ण काम होता है वह राजभाषा नीति का जो कार्यान्वयन है वो बैंकों में हो और उससे राजभाषा कार्यान्वयन के लिए जो दस्तावेज द्विभाषी जारी किए जाने हैं वो हों और सरकार द्वारा जो बनाए गए राजभाषा से संबंधित नियम अधिनियम हैं उसका पालन हो और ग्राहकों के लिए भी जहाँ पर उनकी सुविधा की बात आती है कि उनको द्विभाषी जिन दस्तावेजों की जरूरत है उसको प्रदान करना, ये सब राजभाषा अधिकारी के दायित्व हैं बैंकों में। महोदय, म्यूट। आपने कभी बैंक का फॉर्म देखा है? जी महोदय। क्या भाषा होती है उस फॉर्म के ऊपर? महोदय, अधिकतर हम लोग हिंदी में या अंग्रेजी में ही प्राप्त करते हैं, लेकिन वो ग्राहक के सुविधा अनुसार वो जिस भाषा में लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके लिए बैंक मना नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदी में मांगे या अंग्रेजी में मांगे। एक शब्द आता है राजेश जी, सेटलमेंट। बैंकों में बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रयोग लाया जाता है, सेटलमेंट। अगर जी महोदय। सेटलमेंट को आपको हिंदी में लिखना हो, द्विभाषी करना हो, तो कैसे, क्या शब्द क्या हिंदी पर्याय इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? महोदय, मैं इसका पर्याय निस्तारण शब्द प्रयोग करूंगा। निस्तारण? जी महोदय। क्या आपको लग रहा है कि निस्तारण सही शब्द प्रयोग होगा सेटलमेंट के लिए? महोदय, अभी तक मेरे दिमाग में यही शब्द आ रहा है कि सेटलमेंट के लिए मैं निस्तारण शब्द का प्रयोग करूं। आगे मैं इसका और पर्याय ढूंढने का प्रयास करूंगा। अच्छा, निस्तारण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? किसी मामले का निस्तारण करना यानी उसको हल करना। अच्छा, निस्तारण जी मतलब महोदय। होता है फिल्टर करना, है ना? यह एक वैज्ञानिक शब्द है, मतलब वैज्ञानिक इन द सेंस की विज्ञान में जो हम लोग फिल्टरेशन प्रोसेस के लिए निस्तारण शब्द का प्रयोग करते हैं।
जी महोदय। सेटलमेंट के लिए आप निपटान शब्द का प्रयोग कर सकते जी महोदय, धन्यवाद हैं। तो महोदय। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनका हम लोग अंग्रेजी जो स्वरूप है, उनका जो इंग्लिश वर्जन है, उसको हम लोग बहुतायत प्रयोग करते हैं बैंकों में। जैसे हम स्वयं बैंक ही शब्द ले लें, तो बैंक शब्द जो है, बैंक शब्द ही अंग्रेजी का शब्द है। अगर बैंक शब्द को हिंदी में लिखना हो, इसका हमें भाषांतरण हिंदी में करना हो या अनुवाद कहें तो करना हो, तो क्या किया जा सकता है? महोदय, बैंक को बैंक शब्द ही हम लिखेंगे, क्योंकि ये मानक शब्द बन चुका, प्रचलित शब्द हो चुका है। इस शब्द से जो भी जन सामान्य है, जनमानस है, वो परिचित हैं, इसलिए बैंक शब्द ही प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो जी, मैंने आपकी बात मान ली। तो ऐसी स्थिति में जो इस तरह के शब्द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं, जिनको कि बहुतायत स्तर पर लोगों के द्वारा मान लिया गया है, या जी, प्रारंभ से ही जब से ऐसी प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई, जैसे मैं कहूं एसएमएस बैंकिंग, है ना, जी मैम, या मोबाइल बैंकिंग, ये सारे शब्द जो हैं ये रूढ़ हो चुके हैं। जी महोदय, वैसे ही सेटलमेंट शब्द एक रूढ़ शब्द हो चुका है। जी, लोन भी एक रूढ़ शब्द हो चुका है। तो लोन बोलने से ज्यादातर लोग समझ जाएंगे, ऋण बोलने से हो सकता है कि शायद कुछ ऐसे भी लोग हों जो समझ ही ना पाए। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां हो सकती हैं या होंगी एक राजभाषा अधिकारी के तौर पे आपके कदमों पे, राजभाषा को कार्यान्वित कराने के लिए, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदी भाषा अपनी शैली और अपने रूप को बरकरार रखते हुए और बैंकिंग जो प्रक्रियाएं हैं या बैंकिंग जो डे टू डे कार्य हैं उनमें हम हिंदी भाषा का अधिकतम अधिकांशतः प्रयोग कर सकें। और अगर ये चुनौतियां आपके सामने होंगी जिनका आप जिक्र करेंगे, तो उन चुनौतियों से को किस तरीके से आप उनका सामना करके और उनका हल क्या निकालने का प्रयास करें? जी महोदय, मैं जैसा कि हमारे अनुच्छेद 351 में भी कहा गया है कि ऐसे शैली पदों को हूबहू ग्रहण करके और हिंदी भाषा को और समृद्ध की करें, मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से। तो उसी भावना का पालन करते हुए जो प्रचलित शब्द हैं, नहीं नहीं, ऐसे जी तो आप जो सारी ही ऐसे तो आप सारी ही ग्लॉसरी उठा करके और लिप्यांतरण कर दीजिए, फिर तो अनुवाद की आवश्यकता ही नहीं। महोदय, मैं जहाँ तक हो सकेगा अनुवाद करने का प्रयास करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ हो चुके हैं, जिनको सभी लोगों ने मान्यता दे दी है, यानी वो उसी से ज़्यादा परिचित हैं। तो ऐसे शब्दों का मैं हूबहू लिप्यांतरण करके प्रयोग करूँगा। अच्छा, जी महोदय। रिकवरी शब्द सुना है आपने? बैंकों के मामले में रिकवरी, जी महोदय। क्या करेंगे आप रिकवरी के लिए? क्या आप रिकवरी महोदय, को रिकवरी के रूप में यूज करेंगे या फिर इसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे? रिकवरी जो शब्द है, इसका हिंदी होता है, लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इसका हिंदी शब्द। लेकिन ये शब्द, इसका अनुवाद हम लिखेंगे। अगर मुझे किसी कारणवश उस समय तत्कालीन समय में ये शब्द का अर्थ नहीं पता चला, तो रिकवरी भी प्रचलित है, तो मैं उसको भी प्रयोग कर सकता हूँ। हम्म। दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर के एक बहुत ही प्रतिकूल माहौल बना हुआ है। जी महोदय। ऐसी स्थिति में बैंकों की जो शाखाएं दक्षिण भारत में हैं,
राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेषता, तो उनके लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं या होती हैं राजभाषा के कार्यान्वयन में, और यदि चुनौतियां हैं और अगर आपको मौका मिले तो क्या समाधान आप उसके लिए सुझा पाएंगे? महोदय, दक्षिण भारत में जो बैंक हैं वहां पर राजभाषा कार्यान्वयन का काम बैंकों में जो सबसे पहला चुनौती यही है कि वहाँ के कुछ जो कर्मचारी होंगे वो हो सकता है हिंदी ना जानते हों, या उनको हिंदी समझने में कठिनाई हो रही हो। तो पहले तो उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास हिंदी शिक्षण योजना के बारे में उनको बता करके और उनको प्रशिक्षण देने का काम करवाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो ग्राहकों की बात है, तो मैं भी पहले ये प्रयास करूँगा कि वहाँ के लोकल भाषा के बारे में थोड़ा-सा मैं भी ज्ञान रखूँ, ताकि मैं अपने हिंदी के बारे में उनको बता सकूँ कि इससे आपको क्या-क्या फ़ायदा मिलने वाला है और आगे चल कर के आप इससे क्या-क्या फ़ायदा ले सकते हैं अगर तो आप। मतलब तो जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं राजेश जी कि आपको हिंदी कार्यान्वयन करने के लिए सबसे पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पहले ये भाषा आपको स्वयं सीखनी पड़ेगी, फिर आप हिंदी को कार्यान्वित करेंगे। जी, महोदय, मेरा ये कहने का अर्थ नहीं था। मेरा ये कहने का अर्थ था कि मैं जुड़ाव के लिए थोड़ा हल्का-फुल्का उनकी भाषाओं का ज्ञान रखूँ, और जो मुझे जहाँ तक कार्यान्वयन की बात है, तो वो मुझे जो जिन दस्तावेज़ों को द्विभाषी रखना है या हिंदी का अधिक प्रयोग करना, ये चूँकि ये केंद्र सरकार का कार्यालय है, यहाँ के अधिकतर कर्मचारी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दक्षिण भारत के ही हों। तो वहाँ पर कार्यान्वयन करना मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई कठिन काम है। दक्षिण भारत के किसी कार्यालय में यदि आप पदस्थापित हैं और कोई एक सर्कुलर बैंक को जारी करना है आम जनता की जानकारी के लिए, या कोई जी, सूचना जारी करनी, नोटिस जारी करना है, तो ऐसी स्थिति में उस सर्कुलर या उस नोटिस में भाषा के संबंध में क्या व्यवस्था की जाएगी? महोदय, सर्कुलर या नोटिस जैसा कि नियम 11 में यह बताया गया है कि ये दुभाषी होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्थानीय भाषा में भी उसको, और जो राज्य की राजभाषा होगी उसमें भी ये जारी किया जा सकता है। जी महोदय। अच्छा, मतलब या तो द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, जी महोदय। और नहीं तो केवल उस राज्य की राजभाषा में? महोदय, द्विभाषी होना अनिवार्य है ये। अच्छा, ये नियम 11 के तहत है? जी महोदय। अच्छा, या फिर धारा 3(3) के दस्तावेज होंगे, जो भी सूचनाएं, अधिसूचनाएं होंगी, जो भी परिपत्र होंगे? धारा 3(3) में जहाँ तक सर्कुलर नहीं आता है, इसलिए मैंने नियम 11 की बात की। अच्छा, ठीक है राजेश। धारा 3(3) के अंतर्गत सर्कुलर भी आते हैं। जो सामान्य आदेश हैं, सर्कुलर भी सामान्य आदेश के भाग होते हैं, परंतु नियम यह कहता है कि जब कोई भी आदेश, सर्कुलर आदेश तो हम नहीं कहेंगे, जब कोई भी सर्कुलर या कोई भी नोटिस किसी भी केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के अनुपालन हेतु हो, तो वह धारा 3(3) का दस्तावेज होगा। परंतु वह यदि जी। आम जनता से संबद्ध हो, ऐसी स्थिति में वह धारा 3(3) का दस्तावेज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे द्विभाषा या त्रिभाषा, यदि मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो त्रिभाषा में लागू करना, जारी करना कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। आप उसे क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश में भी जारी कर सकते
जी जो महोदय। सीधे सीधे धन जिसका आम जनता से सरोकार है जी ना। महोदय, धन्यवाद महोदय। त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताएंगे कुछ आप? जी महोदय, ये संकल्प 1968 में इसकी बात हुई है और इसमें ये कहा गया है कि जो हिंदीतर या दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो अपनी भाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा का ज्ञान रखेंगे या शिक्षा लेंगे और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए यह कहा गया है कि वह हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ दक्षिण भारत की कोई एक भाषा के बारे में ज्ञान रखेंगे या उनके उसकी पढ़ाई करेंगे। जी महोदय। ठीक है राजेश, आप जा सकते जी महोदय, धन्यवाद। हैं। ठीक है राजेश जी, राजेश जी कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका आज के साक्षात्कार का? आज सर ठीक रहा और जैसा मेरा पहले इंटरव्यू में हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहा था या बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मैंने काम किया और आज मुझे ऐसी कोई घबराहट नहीं हो रही थी और जैसे आप ने या और आनंद सर ने सुझाव दिया उसका मैंने कुछ पालन करने का पूरा कोशिश भी किया और मुझे जो लगता है कि आज मैं थोड़ा-सा कमज़ोर जो मेरे कॉन्फिडेंस में कमी ज़्यादा दिखी थी पहले इंटरव्यू में वो ठीक थी। भले ही मैं मुझसे कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हुए हैं, लेकिन मैं आज स्टेबल था। आपको लग रहा है कि इस तरह का मॉक इंटरव्यू जो पिछली बार आपने दिया और आज आपका जो मॉक इंटरव्यू हुआ, ये आपका जो एक्चुअल इंटरव्यू होगा उसमें काफी आपके लिए सहायक होंगे? बहुत ज़्यादा। महोदय, मैं केवल 2 मॉक इंटरव्यू में ये अंतर देख लिया। अगर जो कोई भी मेरा पहला मॉक इंटरव्यू देखेंगे और इस बार का मॉक इंटरव्यू देखेंगे, उसमें बहुत अंतर दिखाई देगा। मैं पहले से ज़्यादा अब चाहे मेरा हाव-भाव हो, बोल जैसा कि आपने सुझाव दिया कि आप अपनी बोलने की स्पीड थोड़ा-सा एवरेज रखिए, मैंने उस पे काम किया। इस बार मुझे लगता है वो कमी नहीं है। और थोड़ा-सा ब बैठना या फिर ड्रेस से संबंधित जो सुझाव दिया गया, वो भी मैंने इस बार ध्यान रखा और बहुत ज़्यादा बॉडी इधर-उधर ना होना, ये सारी चीज़ें और जो अ, विषयवार ज्ञान की बात जो की गई है, उन सभी पर मैंने काम किया है। अभी 1-2 दिन का जो समय बचा है, उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। अब महोदय आप बताएँ कि मुझे और क्या करने की आवश्यकता है, कहाँ-कहाँ सुधार की आवश्यकता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा राजेश कि आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं। और मैं जब आपका इंटरव्यू शुरू हुआ और आपने प्रश्नों के जवाब देने शुरू किए तो मुझे बहुत ताज्जुब भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि बहुत ही कम समय में, मुझे लगता है कि आपका पिछला इंटरव्यू शायद पिछले वीक में ही हुआ था, बहुत दिन पहले नहीं हुआ। और उस इंटरव्यू से मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था जिस तरीके से आपने अपना साक्षात्कार दिया था। मुझे बहुत सारी कमियां उसमें लगी थी और आज आपने जितनी जितनी निर्भीकता के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ, आज लग रहा था कि जो आप बता रहे हैं वो आपकी बातें हैं। आज लग रहा था कि आप जो तथ्य दे रहे हैं उन तथ्यों पर है। भले ही आप कम तथ्य बता रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे थोड़ा डीग करें तो आप के अंदर से खजाना निकाला जा सकता है ना? तो ये सारी चीजें जो है जी, बहुत अच्छी रही। आपने इंटरव्यू के बीच में यह भी प्रयास किया जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप पैनल को, बोर्ड को उस दिशा में ले जाएं जिस जिस दिशा में आपकी पकड़ है। वो भी आपका प्रयास सराहनीय था। चूंकि मैं उस
मनोस्थिति को समझ गया, इसलिए फिर मैं इंटरव्यू को उस दिशा में लेकर नहीं गया, क्योंकि मैं आज पहले से ही ये प्लान था कि मैं किसी और दिशा में आपके इंटरव्यू को लेकर के जाऊंगा, जहाँ पे व्यवहारिक प्रश्न ज्यादा होंगे, आपसे एनालिटिकल प्रश्न ज्यादा होंगे रेदर देन तथ्यात्मक प्रश्नों के। तो आपने व्यवहारिक प्रश्नों के बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बैलेंस संतुलित जवाब रहा आपका। तो मुझे लगता है कि आज का जो आपका मॉक इंटरव्यू है, यदि इसमें मुझे स्कोरिंग करनी हो तो इसमें मैं आपको कम से कम 60 नंबर दूंगा आउट ऑफ 100। और अगर जिस तरीके से आज आपने अपने आप को प्रेजेंट किया, अगर इसी तरीके से आप अपने इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए तो आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। ठीक है राजेश जी, तो ढेर जी सारी, महोदय, धन्यवाद। हाँ ढेर सारी शुभकामनाएं, बस इसे मेंटेन कर लें, बहुत अच्छा है। जी महोदय, और मैं इसको प्रयास करूंगा कि और बेहतर हो जाए। जी, ठीक, चलिए, धन्यवाद। चलिए।